सो दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर टुडेज वीडियो एंड आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। हमें बेसिकली इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमारे पास 3 चार्ज पार्टिकल हैं और तीनों ही पॉजिटिव हैं। ये जो डिस्टेंस ए है ये हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर और हमें बताना है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कि इस पॉइंट पी के ऊपर होगा इन तीनों चार्जेस की वजह से। तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट याद रखना है और वो ये कि अगर ये मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसकी डायरेक्शन अवे होगी इस चार्ज पार्टिकल से, यानी कि इस तरह से होगी, इससे दूर। तो अब अगर इसी कॉन्सेप्ट को माइंड में रखते हुए हम इस क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करें तो आप देखें कि मेरे पास चार्ज 1, चार्ज 2, चार्ज 3 तीनों ही पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो अगर चार्ज 1 पॉइंट पी के ऊपर फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो वो अवे फ्रॉम दिस चार्ज पार्टिकल होगी, यानी कि वो इस तरफ होगी। पॉइंट पी के ऊपर जो E1 यानी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय चार्ज 1 होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। सिमिलरली अगर मैं चार्ज 2 की बात करूं तो चार्ज 2 इस पॉइंट पी के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा उसकी डायरेक्शन पार्टिकल चार्ज 2 जो है मेरे पास उससे अवे होगी, यानी कि इस तरफ होगी। तो इसको मैं E2 का नाम दे देती हूँ। अब यहाँ पर जो एक चीज़ आप देखें वो ये कि चार्ज 1 यानी Q1 और Q2 दोनों ही का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है और ये जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं चार्ज 1 और चार्ज 2 उन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो इसका मतलब कि ये फील्ड इस फील्ड को क्या कर देगी, कैंसिल आउट कर देगी। तो मेरे पास ना E1 इस पॉइंट P पे एग्जिस्ट करेगा और ना E2 इस पॉइंट P पे एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड सेम है, उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगी फिर वो भी सेम होगी और क्योंकि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो वो एक दूसरे को क्या कर देंगी, कैंसिल आउट कर देंगी। तो पॉइंट P पे मेरे पास ना कोई फील्ड प्रोड्यूस हो रही होगी चार्ज 1 की वजह से और ना ही चार्ज 2 की वजह से, तो इनको मैं इरेज कर लेती हूँ। अब चार्ज 3 मेरे पास रह गया है। चार्ज 3 भी क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो पॉइंट P के ऊपर जब इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्रोड्यूस करेगा तो वो इस डायरेक्शन में करेगा, यानी कि अवे फ्रॉम चार्ज 3। तो वो इस तरह से प्रोड्यूस करेगा जिसको मैं E3 का नाम दे देती हूँ, यानी कि पॉइंट P के ऊपर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा जो कि चार्ज पार्टिकल 3 होगा, जिसको मैंने E3 का नाम दे दिया है। अब ये जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है जो कि क्या होता है, फॉर्मूला E इक्वल्स टू यानी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ चार्ज इज इक्वल्स टू कूलम्स कांस्टेंट दैट इज K, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज दैट इज Q। यहाँ पे अब क्योंकि चार्ज पार्टिकल 3 की बात हो रही है तो इसको मैं Q3 बोल देती हूँ, ठीक है। और डिवाइड में मेरे पास डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। ये डिस्टेंस कहाँ से होता है, चार्ज पार्टिकल से लेके उस पॉइंट तक जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होती है। यानी अगर मैं इस केस में बात करूँ तो इस चार्ज पार्टिकल से लेके इस पॉइंट P तक ये जो डिस्टेंस है ये बेसिकली वो डिस्टेंस है जिसको मैंने यहाँ पर R कहा हुआ है। अब ये डिस्टेंस मुझे नहीं पता कि ये डिस्टेंस क्या है, तो मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये डिस्टेंस R पता होना चाहिए। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए हमें पता है कि 1 से 3 तक यानी ये जो डिस्टेंस है वो A है और ये डिस्टेंस भी A है। इसका मतलब कि ये मेरे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सा होता है, जिसके 2 साइड्स इक्वल होते हैं। तो अगर ये दोनों साइड्स उसके इक्वल हैं तो ये जो हाइपोटेन्यूज होगा उसका वो क्या होगा, A√2। ये तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अगर आपको इस बात में कोई डाउट है तो आप हाइपोटेन्यूज थ्योरम अप्लाई करके इसका ये हाइपोटेन्यूज वाला जो साइड है वो फाइंड आउट कर ले, A√2 ही आपके पास आंसर आएगा, ठीक है। अब अगर ये पूरा डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक A√2 है और पॉइंट P जो है वो इस डिस्टेंस के सेंटर में है, तो ये जो डिस्टेंस आएगा मेरा इतना सा पॉइंट P तक का डिस्टेंस वो क्या होगा, A√2 का हाफ, यानी कि A√2 डिवाइडेड बाई 2। क्यों, क्योंकि पॉइंट P मेरे पास इस डिस्टेंस के सेंटर में मौजूद है, ठीक है। तो इसका मतलब कि अब मेरे पास अगर मैं सिर्फ इस ट्राइंगल को कंसीडर करूं, यहाँ से लेके यहाँ तक के ट्राइंगल को अगर मैं सिर्फ कंसीडर करूं, जिसको मैं अलग से पहले ड्रॉ भी कर लेती हूँ, ठीक है। मैं इस वाले ट्राइंगल की बात करने जा रही हूँ। यहाँ पर मेरे पास चार्ज है और ये मेरे पास पॉइंट P है, ठीक है। ये पॉइंट P है और मुझे ये वाला डिस्टेंस इस वक्त नहीं पता कि क्या है। अगर मुझे ये डिस्टेंस पता है जो कि मुझे गिवन है A, और मुझे ये वाला डिस्टेंस पता है जो कि मैंने निकाल लिया है A√2/2 है, तो क्या मैं R को निकाल सकती हूँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके? बिल्कुल निकाल सकती हूँ। तो अगर मैं इस ट्राइंगल के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूँ तो मेरे पास पाइथागोरस थ्योरम क्या बनेगा, मेरे पास पाइथागोरस थ्योरम बनेगा A² इज इक्वल्स टू R² यानी
हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और जो बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यूज़ है वो मैंने पुट कर दी है। तो अब मेरे पास ये हो जाएगा a√2 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे पास हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम हमने अप्लाई कर दिया है। अब इस इक्वेशन को अगर आप फर्दर सॉल्व करो तो ये आपके पास हो जाएगा a² इज इक्वल्स टू r² प्लस, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा a² इंटू √2 का स्क्वायर क्या होता है मेरे पास, √2 का स्क्वायर मेरे पास आएगा सिंपली 2, और डिवाइड में 2 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो कैंसिल आउट करके मैं इरेज कर लेती हूँ इसको। देखिए ये 2 आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे 4 की जगह पे मेरे पास क्या बचेगा, 2 बच जाएगा। ऐसा ही है। अब हम क्या करते हैं यहाँ से, क्योंकि मुझे r² निकालना है तो मैं इस a²/2 को उधर ले जाती हूँ। तो मेरे पास जो r² आएगा वो इक्वल आएगा a²/2 के, यानी 1 में से आप 1/2 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपके पास r² इक्वल आ जाएगा a² डिवाइडेड बाय 2 के। अब क्योंकि मेरे पास r² की भी वैल्यू आ चुकी है और k और q3 की वैल्यू मेरे पास नोन है, तो सिंपली मुझे क्या करनी है, सिर्फ और सिर्फ अपनी वैल्यूज़ को पुट करना है यहाँ पे। तो आप देखो मेरे पास ये क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा k q3 और डिवाइड में मेरे पास r² की जगह मैं उसकी वैल्यू पुट करने जा रही हूँ, तो a² डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगी वैल्यू, a² डिवाइडेड बाय 2। अब अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये 2 आपके पास ऊपर यहाँ पर आ जाएगा, तो मैं इसी इक्वेशन में इसको सिंप्लीफाई कर लेती हूँ। ठीक है, और कॉम्प्लिकेट नहीं कर रही मैं। तो ये a² यहाँ रह जाएगा और 2 मेरे पास जो है वो इसी इक्वेशन में ऊपर आ जाएगा। तो अब मेरे पास मुझे 2 कांस्टेंट है, k की वैल्यू पता है, q3 की वैल्यू मुझे गिवन है 2e, a² भी मुझे पता है कितना है, हमें क्वेश्चन में गिवन है 6 माइक्रोमीटर। हमें सिर्फ और सिर्फ इन तमाम वैल्यूज़ को इनके स्टैंडर्ड यूनिट्स में पुट करना है। तो जब मैं ऐसा करूँगी तो मेरे पास इक्वेशन आएगी एक, जो कि कुछ इस तरह से होगी। इसको मैं यहाँ लेकर आ जाती हूँ थोड़ा। ये देखें, e इज इक्वल्स टू ये वाला कांस्टेंट 2, k की वैल्यू 8.9 है, एक्सपोनेंट 9, q3 अगर आप देखें तो मैंने 2 की जगह 2 लिखा है, और ये जो e है ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है जो कि होती है 1.6 एक्सपोनेंट -19, और डिवाइड में अगर आप देखें तो जो डिस्टेंस है वो मेरे पास माइक्रोमीटर में गिवन है, जिसको मैंने मीटर में कन्वर्ट करके लिखा हुआ है। तो ये हमने तमाम वैल्यूज़ जो नोन थी वो पुट कर दी हैं। अब इसको अगर आप अपनी कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 160, और क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका जो यूनिट होगा वो होगा न्यूटन पर कूलम। सो ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है वो आ चुका है। अब हमें कहा जा रहा था कि आपने इसकी जो डायरेक्शन है वो भी बतानी है। तो डायरेक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इस पॉइंट P के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल इस तरह से एक लाइन बनानी पड़ेगी, इस लाइन के पैरेलल लाइन बनाने का रीज़न क्या है कि देखिए, अगर ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है कि इसका 2 साइड्स इक्वल थे, ये देखिए ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल था मेरे पास, यहाँ इस पॉइंट पे मैं समझा देती हूँ आपको। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है स्ट्रेट टू P, ठीक है, P के ऊपर मैंने एक हॉरिजॉन्टल इस तरह से लाइन ड्रॉ कर ली है। अब देखें, अगर ये मेरे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल कह रहे हैं तो यहाँ पर ये वाला जो साइड होगा मेरे पास वो कितना होगा, 45 डिग्रीज होगा, सही 45, क्योंकि ये 90 है तो ये वाला भी 45 होगा और ये वाला भी 45 होगा। तो ये अगर मेरे पास 45 है तो ये एंगल यहाँ पर जो मेरे पास बनेगा वो भी 45 ही बनेगा। 45 क्यों बनेगा, अगर आपको याद हो हमने ज्योमेट्री में क्या पढ़ा था कि अगर ये दो मेरे पास पैरेलल लाइंस है और इनको एक लाइन कट कर रही है तो जो एंगल यहाँ बनता है वही सेम एंगल यहाँ बनता है। तो इसी सेम कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ पर अप्लाई किया कि अगर ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है और इसका एक साइड 90 है तो बाकी के दोनों साइड्स कितने होंगे, 45। तो अगर ये साइड इसका 45 है और इसको इस लाइन ने कट किया है, यानी इस वाली लाइन ने इसको पैरेलली, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, एक ये और एक ये, इस लाइन ने अगर कट किया है तो ये जो एंगल बनेगा यहाँ पर ये भी 45 बनेगा। तो इसका मतलब कि मैं कह सकती हूँ कि मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन होगी 45 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज, जिसको मैं CC लिख रही हूँ, काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये मेरे पास मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी हो चुकी है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए।